आज आपका पहला क्लास है। इससे पहले कभी पढ़े हैं आप बीपीएससी के रिगार्डिंग, या पहली बार स्टार्ट ही कर रहे हो आप लोग हैं? बाकी लोग देखिए, दो ही होगा ना कंडीशन, या तो पहले से ट्राई किए होंगे तब जा कर के आप यहाँ पर आए, ठीक है, या तो है कि फ्रेशर, पूरी तरीके से क्या है, फ्रेशर है, ठीक है। पूछने का उद्देश्य मात्र ये है आपको समझाने का। आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो उसको जो है नल ही लेकर चलना है, ठीक है। ये संस्था जो है आपको कंप्लीट बीपीएससी की तैयारी करवाती है, ठीक है, जिसमें आपको पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है, ये तीनों ही जो है आपका पड़ाव है बीपीएससी का। इसकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, जिसकी नींव है आज से रखी जा रही है, ठीक है। तैयारी जब हम बीपीएससी कमीशन का जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मेरा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा सिलेबस जो है उस पर पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस पर पकड़ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? सिलेबस को याद कर लेना। याद है? सिलेबस याद है आपको? सिलेबस याद नहीं है? तैयारी का जो पहला जो स्टेप होता है कमीशन का, चाहे यूपीएससी कह ले, बीपीएससी कह ले, ठीक है, अगर आप कंप्लीट 100% लेकर चलते हैं तो 30% आपकी तैयारी तब पूर्ण मानी जाती है कि जब आप सिलेबस को जो है थ्रोली याद कर लें, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं, बीपीएससी में कितने एग्जाम है? 3 स्टेज इसके होते हैं। एक है आपका प्रीलिम्स है, फिर आपका क्या है, मेन है, फिर आपका क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है। आपको फोकस सबसे पहले क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा कि इंटरव्यू के स्तर पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब स्टूडेंट तैयारी करना आरंभ करते हैं तो वो कई तरह के इंटरव्यू भी देख रहे होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको जो है कई इंटरव्यू जो है आपके सामने आते हैं, पेपर्स में, मैगजीन में, ठीक है। तब आप इंटरव्यू जो वीडियो देखते हैं तो धाराशायी हो जाते हैं कि हमारे भीतर वो एबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप इंटरव्यू तब दे रहे होंगे जब आप पीटी एंड मेंस क्रैक कर चुके होंगे। जब आप पीटी मेंस क्रैक कर चुके होंगे तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ मैटर टू फेस अ इंटरव्यू, ठीक है। इसलिए टेंशन अभी नहीं लेना है, ठीक है। रही बात पीटी एंड मेंस, पीटी कितने नंबर का है? 150 का है। देखिए, कहा तो जाता है कि पिछले 10 साल का पैटर्न पकड़ा जाता है। पिछले 10 साल का जो है आप पैटर्न को पकड़िए कि क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये भी देखना होता है कि ये 10 साल में ये एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे, पिछले 10 साल का पेपर उठाइएगा प्रीलिम्स का, तो 67 के बाद जो है, 67 के बाद बीपीएससी में फंडामेंटल चेंज हुआ है। उसके बाद कट ऑफ डाउन हो गया, ठीक है। 67 में आप देख पा रहे होंगे 113 कट ऑफ चला गया था, लेकिन उसके बाद कट ऑफ जो है अब डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 67 से पहले नहीं, 67 के बाद का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप बेस बनाइएगा, ठीक है। एक बीच में एग्जाम भी हुआ था 70वीं, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा सतही स्तर पर था। 69 में थोड़ा वास्ट था, 70 पूरा डाउन चला गया, 71वीं पुनः मेंटेन किया है, ठीक है। जब 71वीं का बैच यहाँ पे चल रहा था तो मैंने इनको ये भी कहा था कि आप 70वीं को बेस न बनाए, 69 को बेस बना करके ही तैयारी करें, फिर जैसा कि आपको 71वीं में दिखा भी, ठीक है। तो आप लोग जब प्रीलिम्स का तैयारी या कोई सेट पकड़िएगा तो आप 67 से ज़्यादा अच्छा होगा कि 68 के बाद का क्वेश्चन का पैटर्न पकड़िएगा, ठीक है। उसमें मेनली जो है आपका 91 या उसको मान के चले कि 100 के अप्रॉक्स या 100 के आसपास रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेंस में जैसा कि आपको पता है
एक तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, एक आपका स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स में जैसा कि आपको पता होगा कौन कौन सा पेपर है, एक जनरल हिंदी का पेपर आ जाता है, एक है आपका ऑप्शनल का पेपर है, इसमें मात्र आपको क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है। स्कोरिंग पेपर में जैसा कि आपको पता होगा एक तो आपका क्या है जीएस सेक्शन है और एक आपका क्या है एसए का सेक्शन है, ठीक है। जीएस में जैसा कि आपको पता होगा कितने पेपर हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी जो है इनका भी स्कोर कितना होता है 300 मार्क्स का है, यह भी आपका कितना है 300 मार्क्स का है। ऐसे भी कितने मार्क्स का होंगे 300 मार्क्स का होंगे, ठीक है। तो मेंस में आप जो है 2 भाग में डिवाइड कर लिए, एक है आपका क्या क्वालिफाइंग है, एक आपका क्या स्कोरिंग है। क्वालिफाइंग में जैसा कि मैंने आपको बताया एक जनरल हिंदी है, फिर आपका क्या ऑप्शनल है, ठीक है। स्कोरिंग में आप देखिएगा जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड एंड आपका क्या है एसए, ठीक है। जानकारी जो है पहले स्तर पर आपको ये देखना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप जब सिलेबस उठा कर देखिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री में भी आपका क्या है मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। नेशनल चूंकि हम बीपीएससी बिहार पीसीएस की बात कर रहे हैं तो हम जब हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो केंद्र में बनाकर चलना है, किसको बिहार को लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसी में जो है इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात आ जाती है। उसके बाद जो है इसमें एक सेक्शन जो मैथमेटिकल टर्म्स का है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये सब इसके क्या सिलेबस हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा इंडियन पॉलिटी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इसी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इकोनॉमी दिखाई पड़ रहा होगा एंड ज्योग्राफी का भी सेक्शन आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि साइंस एंड टेक का भी जो है यहाँ पर सेक्शन जो है दिया गया है। राइटिंग देख करके घबराना नहीं है, यही राइटिंग है, ठीक है। हमारे बिहार में कहावत है लत लुत बाई मुँहले पे जाए, तो अब चूंकि इससे ज़्यादा परिवर्तन का प्रयास मेरे भीतर, हाँ आप कोशिश ना करें कि राइटिंग और अच्छी हो जाए, ठीक है। हाँ मैटर पर बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एस्से है, इसमें 3 सेक्शन है, हर सेक्शन से आपको एक एक एस्से लिखना होता है, ठीक है। ये सब तैयारी कैसे करना है ये इस पर हम चल रहे हैं आप, ठीक है। चूंकि ये क्लास है तो क्लास के दौरान सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। आज आप घर जब जाइएगा तो आप एक तो सिलेबस को खरीद लीजिएगा मार्केट से, पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ जो आज का जो सिस्टम चल गया है कि मोबाइल में पीडीएफ पड़ा है देख रहे हैं, इन सब चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए, ठीक है। ठीक है सोशल मीडिया जो है सपोर्टिंग एलिमेंट्स हो सकता है, आपका सिलेक्शन एलिमेंट्स संभव मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आप देख भी पाइएगा कि यूपीएससी में लगभग हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखिएगा थोड़ा डाउन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज आपको दिखाई पड़ता है वो इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि बाहर जो है हीरो वही लोग हैं जो हिंदी मीडियम में या हिंदी मीडियम के टीचर्स सब हैं, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम के टीचर्स जो लगभग 80-90% रिजल्ट दे रहे हैं वो गौन रहते हैं, ठीक है। तो हमें परसेंटेज देखना है, रिजल्ट का परसेंटेज देखना है, हमें व्यू नहीं देखना है, ठीक है। किसी भी टीचर का व्यू से ज़्यादा है अच्छा होगा कि आप उनकी दृष्टिकोण को समझें, ठीक है। हाँ तो आप लोग पीडीएफ मोबाइल में ही मोबाइल में पीडीएफ डाल के नहीं, अगर मोबाइल में डाउनलोड कर लिए तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और उसको कोशिश कीजिए कि याद कर लें, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का अगर क्या है सेक्शन है तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ये आपके जवान पर होनी चाहिए, ठीक है। आईआर का सेक्शन है वो आपके जवान पर होने चाहिए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा सेक्शन है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी जान लेने से आपका काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी
भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें भी कई सेक्शन है। सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था समझ लेना कि हमारे सिलेबस में, इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ये आपके जबान पर होने चाहिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि जैसे आप अभी जब पेपर पढ़िएगा, पेपर्स एंड मैगजीन देख रहे होंगे, न्यूज जो है आप देखेंगे, ठीक है, तो आप अभी कॉलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सा न्यूज हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियरी है। ठीक है, जब आप सिलेबस को याद कर लेंगे तो आप जब पेपर भी पढ़ने जाएंगे तो आपको पेपर में वही दिखाई पड़ेगा जो आपके क्या सिलेबस में है। पेपर्स पढ़ने का एक ही फंडा है कि जो आपके सिलेबस से मैच किया वो ओके, जो नहीं मैच किया तो कट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना पेपर, बिना मैगजीन का काम चलने वाला आपका नहीं है। ठीक है, जीएस जो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जो आपका नोट्स मिलेगा वो करंट से क्या होगा, वो उसमें करंट की जो मैटर वो ऐड किया गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अभी से अवेयर होकर चलना है। ठीक है, और ये अवेयरनेस कब आ पाएगा? जब आप सिलेबस को थ्रोली आप याद कर लेंगे। और सिलेबस याद होने का साफ मतलब है कि आप जो है तैयारी में लगभग 30% जो है आप क्या कर चुके हैं। 30%, अब 100% अगर लेकर चले आप तो 30% तभी पार कर लेते हैं जब आप सिलेबस को थ्रोली आप याद कर लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप? हम सब्जेक्ट से ज्यादा किस पर बात कर रहे हैं? सिलेबस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप रिजल्ट जिनका नहीं हो रहा है, हमारे मार्केट में दो ही टाइप के लोग हैं। एक तो जो रिजल्ट इनका लगभग बराबर हर साल हो रहा है, जिनका रिजल्ट जो है कई साल से पढ़ रहे, रिजल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है कि हम तो तैयारी करना शुरू ही किए हैं। एक हमारे भैया हैं मोहल्ले के जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आधा बाल उड़ गया उनका, पीठ में फिर भी फाइनल नहीं हो रहा है, मेरा कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो उनसे आप बात कीजिए कि सिलेबस याद है भी या नहीं। ठीक है, आप खुद ही जान लेंगे कि इनमें क्या फंडामेंटल कमी है। ठीक है, आप ये देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आप कितना भी आप पढ़ने के स्तर पर, पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं अभी भी जीएस के मामले में मैं स्टूडेंट ही खुद को पाता हूं। इसका साफ मतलब ये है कि आप किसी भी विषय के में जब गहन अध्ययन करने चलेंगे तो कोई सीमा नहीं है, और आप यहाँ पर विषय का अध्ययन करने नहीं आए हैं, आप यहाँ एग्जाम को क्रैक करने आए हैं। ठीक है, तो आप अपनी रणनीति की, आपकी जो पहली रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति है पहला सिलेबस को याद कर लेना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद है कि ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा तो आप काउंट करेंगे तो ये जो है लगभग 900 नंबर का जो है आपका मेंस है। ठीक है, 120 मार्क्स का जो है आपका क्या होगा, इंटरव्यू है। आप, मैंने पहले ही कहा कि आपको अभी इंटरव्यू पर विचार नहीं करना है। इंटरव्यू पर विचार अगर आप अभी करेंगे तब जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। आपका पहला कोशिश ये होना चाहिए कि मेंस का जो सिलेबस है वो याद होने चाहिए। कितना नंबर है, देखिए 900 नंबर का है, कितना नंबर लाया जाए, कितना नंबर लाया जाए जो हम मेंस का जो है क्या है एक बैरिकेड उसको पार कर लें। तो आप देखिएगा पिछले 3 साल का अगर स्कोर कार्ड, तो आप पाइएगा कि लगभग 450 से 490 के आसपास अगर आप ले आते हैं तो आप इजीली जो है बीपीएससी का मेंस में जो है आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? लगभग मैं 490 कह रहा हूँगा तो 900 का कितना % हो रहा होगा? 50, 55। ठीक है, अब ये भीतर नहीं लाना है कि हम तो अपने स्कूल कॉलेज में 90% नंबर लाने वाले हैं। आप 50% कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें कम आंक रहे हो क्या? ये सब भूल भटकावे में नहीं आना है। ठीक है, आपको 55 से 60% ही, 60% तो आप जो है बहुत ज्यादा हो गया। 55% से लेकर के 60 के आसपास अगर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल वो निश्चित तौर पर होने जा रही है। ठीक है, 2-4 नंबर 10 नंबर आगे पीछे हो गए तो आप हो सकता है टॉप 10 में भी आ जाए आप। ठीक है, यही इसकी क्या है कसौटी है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? या ऐसा तो नहीं कि हम ही समझ पा रहे हैं। बीपीएससी में कितने पड़ाव हैं,
3 पड़ाव है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। अभी इंटरव्यू पर विचार नहीं करना है, पहले आपका जो सिलेबस है उसको सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस जब आप मेंस क्रैक कर रहे होंगे तब आप ये सीख रहे होंगे इंटरव्यू में कि किसी भी क्वेश्चन का उत्तर हम शॉर्ट में कैसे दें। अभी आप इंटरव्यू का वीडियो देख रहे होंगे, मेरे भीतर तो वो मैटर ही नहीं है, हम कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मेंस क्रैक कर रहे होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए ये सीख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे जो है शॉर्ट फॉर्म में दे सकें। सोचिए कितना अंतर है, समझ पा रहे हैं आप। इसलिए आप इसका बर्डन अभी लेकर ना चलें। ठीक है, प्रीलिम्स का देखिएगा लगभग सिलेबस जो है वो मेन से मैच करता है। प्रीलिम्स में आइएगा, हिस्ट्री का सबसे अधिक क्या सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीलिम्स का रणनीति देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है वो सब्जेक्ट आपका क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी कौन सा हिस्ट्री है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए आपका जीएस पेपर फर्स्ट में दिखाई पड़ रहा होगा, बात को समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग और क्या है इसमें, साइंस का सेक्शन है। यहां पर देखिएगा साइंस एंड टेक का मैटर है, यहां पर क्या है, साइंस एंड टेक का मैटर है। यहां पर जनरल साइंस की बात हो रही है। और आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब आप देख पा रहे होंगे पिछले 2-3 साल का, तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी इंक्रीज करने लग गया है। 2-3 साल का क्वेश्चन का उठाकर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक का जो परसेंटेज वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्कोरिंग जो इसमें है, करंट से पहले बिहार स्पेशल। मैंने पहले ही कहा कि आपका मेंस का जो भी सिलेबस है उसको किसको केंद्र बनाना है, आपको बिहार को केंद्र में रखकर चलना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, करंट अफेयर्स है। ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 सेक्शन जो है वो प्रीलिम्स के लिए जो है लगभग कहा जाता है कि ये 4 सेक्शन पे अगर आपका पकड़ है तो प्रीलिम्स होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि चूंकि अब इसमें हम 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भरपाई के लिए आता है इंडियन पॉलिटी, उसके बाद आपका क्या है ज्योग्राफी, फिर आपका क्या है इकोनॉमी। बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स के स्तर पर आइएगा तो पहला कोशिश आपका ये होना चाहिए कि 4 सेक्शन जो है इसको पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, चूंकि हम 100% जो है स्कोरिंग फुल्ली कर ही पाए, अब ऐसा ना हो कि इसको हम पढ़े ही ना, कि नहीं ये 4 सेक्शन हम इसी को जो है कंप्लीट कर। हाँ ठीक है ना, 95% आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो 5% की जो भरपाई है वो कौन कर रहा होगा, फिर इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है एंड आपका क्या है इकोनॉमी है। समझ पा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सप्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेंस पे पकड़ है, अगर आपका मेंस पर क्या है पकड़ है, तो आप प्रीलिम्स भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल यहां से यह भी राइज करता है कि यहां से हम क्या करें, क्योंकि 72वीं का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो अभी जब हम तैयारी करना शुरू करें तो अभी अपन अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन आने से पहले तक आपकी जो है तैयारी वो मेंस मोड पर होना चाहिए। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन आ नहीं जाती है तब तक जो है आपकी तैयारी वो जो है मेंस मोड पर होना चाहिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाए, मेंस को क्या कीजिए, आप मैटर को साइड कीजिए, प्रीलिम्स का मैटर उठा करके लगभग 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है, जो कि आपके लिए क्या सफिशिएंट समय होता है प्रीलिम्स निकालने का। ठीक, बात को समझ पाए यहां तक। ठीक है, 900 नंबर का क्या है आपका मेंस होने जा रहा है। ये नहीं करना है कोशिश कि सीधे 800 नंबर तक हम खींच के ले जाएं। अभी तक इतिहास में ऐसा हुआ, अब ऐसा नहीं कि हम ही इतिहास बनाएंगे, इतिहास बन जाएगा आप खुद। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि मोटिवेशन वगैरह जो लेक्चर मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन इसे क्या है, मोटिवेशन इज अ टेम्पररी, मोटिवेशन इज अ टेम्पररी, डिसिप्लिन इज अ परमानेंट। ठीक है, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो
उछालो यारो, ये सब बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, चले हम लोग आगे समझ पाए। अब देखिए क्या है, जब आप सिलेबस देख पा रहे होंगे तो मेरी जो भूमिका है मेंस स्तर में देखिएगा तो जीएस पेपर सेकंड है। ठीक है, इसमें मुझे एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है जिसका नाम क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, ये 300 मार्क्स में लगभग मैं बात करूं 95 to 100 मार्क्स जो है वो है इंडियन पॉलिटी का है। ठीक है, तो जब आप देख पा लेंगे परसेंटेज तो लगभग 31 से 32% जो है नंबर वो कहां से आने वाले आपका, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, यहां पर देखिएगा प्रीलिम्स के स्तर पर, तो प्रीलिम्स में ऐसे सामान्य तौर पर कहा गया 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन कवर करता है कौन, आपका इंडियन पॉलिटी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। बीपीएससी अभी जो फोकस करना है किस पर है, आपका मेंस पर। मैं आपको पूरे लगभग 25 से 30 क्लास तक मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अगर मेंस के स्तर पर बात करें तो जीएस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटी से लगभग जो है आपका जो क्वेश्चन जो है वो 95 to 100 मार्क्स का आएगा, जो आपका 31 से 32% मार्क्स कवर करता है जीएस पेपर सेकंड का। ठीक है, इससे आप इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग विषय आरंभ करें। रेडी हैं आप लोग? चलिए। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये बताओ, जब तैयारी करना शुरू किए थे तो कैसे पता चला कि आप जो है एसडीएम बन ही जाओगे? आकाशवाणी हुई या किसी को देख करके? ऐसी लालसा हुई होगी ना। आप अगर यहाँ तक आए हो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है? या तो हमारा पड़ोसी क्या बन गया हो, एसडीएम, इसको देख करके जिज्ञासा बढ़ती है। या तो गांव में अगर पिताजी को कोई कॉलर पकड़ लिया हो, बदला की जैसे भावना कहते हैं, ठीक है, बदले की भावना। या फिर कोई एक ऐसे बाबा मिल गए होंगे जो कहागा बेटा तुम्हारे कुंडली में लिखा है कि तुम प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। एक हो सकता है, नहीं खुद की क्या हो सकती है, इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है। देखिए तैयारी करने जब हम चलते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात सच्चाई बताऊं कि अगर ये 3 अप्रोच अगर आप लेकर चलते हैं कि हमारा पड़ोसी बन गया एसडीएम, ठीक है, मैं भी बन, ठीक है, नहीं पिताजी का कॉलर पकड़ लिया, मैं उसको बता ही देता हूं कि मैं उसका क्या वो हस्र करूंगा। देखिए अंतर बस ये है कि आप बदला एसडीएम बनने के बाद भी नहीं ले पाइएगा। ठीक है, अभी आपको अटपटा लग रहा होगा कि कैसे बात करते हो यार, कंधे पर ट्रिपल स्टार होगा, मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। नहीं, आप बदला नहीं ले पाएंगे। उस समय ऐसा होगा मुर्गी पे तोप चलाने जैसी बातें हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी बाबा ने कह दिया हो, ये सब बाबा के चक्कर में पड़ना नहीं है। ठीक है, खुद का जो है अप्रोच होना चाहिए। जिस दिन आपका खुद का अप्रोच हो गया, ठीक है, आपको एसडीएम क्यों बनना है इसका रीजन आप खुद होने चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? एसडीएम आपको बनना है खुद के लिए। बाबा ने कहा है बाबा की बात पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए, ऐसा कभी जीवन में संभव
ही नहीं है कि आप किसी से बदला ले पाएंगे। ठीक है, और एक जो छुपी हुई बात है, समझ रहे हो, इनकम। ठीक है, तो ये सब, इसको आप चूंकि पठन पाठन के दौरान ये जिक्र नहीं किया जाता, ये तो सेल्फ जो है वो क्या है। मेरा कहने का मोटो साफ बस यही है कि आपका खुद का, जब अभी तक अगर आप ये तीनों पैटर्न पर है तो आप घर जाइए, घर जा करके अच्छे से विचार कीजिए कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। वो सभी कारक को ढूंढिए, वही कारक जो है आपको हर दिन जो है आपको मोटिवेट कर रहा होगा। यूट्यूब पर कई हजार वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपको हर 5 दिन पर मोटिवेशन देगा, हर 5वें दिन जो है वो फेल कर रहा होगा। लेकिन जिस दिन आपका मोटिवेशन आपके ऊपर लागू हो गया, उस दिन फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? दूसरी बात यह है कि आप खुद का टेम्परामेंट भी, अब ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं बनने एसडीएम और टेम्परामेंट है हमारा चपरासी के जैसा, हमारा रहन सहन जो है ऐसे लोगों के साथ है जो क्या है, वो चपरासी टाइप की बातें कर रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं टेम्परामेंट और आपकी आर्थिक स्थिति दोनों अलग अलग बातें हैं। टेम्परामेंट एंड आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दोस्त कम ही पालिए, एक ही 2 दोस्त पालिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मुगल बादशाह की तरह दोस्त पाल लिए, 10 चाय पिला रहे हैं, जी हजूर कर रहा है वो, भाई क्या तेरा स्वैग, अरे भाई वो तेरा बड़ाई नहीं कर रहा, वो उसकी क्या लालसा, चाय पीने की है। तो निंदक नियरे राखिए, तभी आपका आंगन कुटीर छवाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा ये सब। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, पढ़ना, नॉलेज सेकेंडरी मैटर करता है। अगर नॉलेज से ही रिजल्ट हो गया होता, ठीक है, एक चीज अक्सर आप देख पा रहे होंगे कि लेबोरियस स्टूडेंट भी 2 भाग में पड़ जाते। कुछ ऐसे लेबोरियस होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा होगा, जो थोड़ा सा मेहनत किए उनका रिजल्ट हो रहा है। देखिए, नहीं पढ़ने वाले का रिजल्ट तो ये रेस में ही नहीं है। पीटी एग्जाम जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, वो क्या है, ऐसे लोगों, नॉनसेंस विद्यार्थी को छांटने की क्या है वो मेन। आप देखिए, मेंस का जो वर्ड क्या है, मेन एग्जाम है। वर्ड पर कभी ध्यान दिया आपने? मेन एग्जाम है। प्रीलिम्स इसका मेन एग्जाम नहीं है। वो ऐसे नॉनसेंस लोगों को छांटता है जो इसके लिए क्या है, एलिजिबल नहीं होते हैं। बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो है देखिएगा, लेबोरियस स्टूडेंट का है, या तो नहीं होता या तो होता है। कैसे स्टूडेंट का हो जाएगा सिलेक्शन? ठीक है, जिनके पास 2 क्या होंगे, सूत्रधार होंगे। एक है आपका सिलेबस और एक है आपका प्रीवियस ईयर का सेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर, देखिए यहां पर देखिएगा, ये सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर का क्या रोल है। ठीक है, सिलेबस जो है आपका गोल का रूट तैयार करता है, जो आपका गोल है। ठीक है, उसके लिए रास्ता क्या होगा, वो रास्ता कौन बताता है? सिलेबस। ठीक है भाई, उसके बाद है कि आप इस रास्ते पर आपका पोजीशन कहां पर है। जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये सब बातें आज ही बताई जाती है। फर्स्ट क्लास का मतलब ही यही होता है। ठीक है, जब टॉपिक शुरू हो जाएगा फिर ये सब बात कर पाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर क्यों, 25-30 क्लास में पॉलिटी को समाप्त करना होगा फिर। ठीक है, देख लीजिए यहां पर सिलेबस हमें क्या बताता है कि आपका गोल किस साइड है। रास्ता तय करता है कौन? सिलेबस। उस रास्ते पर आपका क्या पोजीशन है, ये कौन सिखाता है, कौन बताता है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, हो सकता है कि आप मिडिल स्तर पर होंगे, आपको कम दूरी तय करना है। ठीक है, हो सकता है आप ऑरिजिन पॉइंट पर ही होंगे, यही तो हो सकता है कंडीशन। यहां पर होते तो आप यहां पर ही क्यों होते भाई? आप गोल के पोजीशन पर ही होते तो आप यहां पर फाउंडेशन क्लास में क्यों होते फिर?
ठीक है, आपका पोजीशन या तो ऑरिजिन बिंदु हो सकता है या तो फिर गोल के बीच में हो सकता है पॉइंट्स हो, ठीक है। तो आपके लिए दो ही मैंडेटरी चीजें हैं, एक है आपका क्या, सिलेबस, और एक है आपका क्या, प्रीवियस ईयर। तो ये दो चीज आपके जो है स्टडी रूम में तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। देखिए मैं बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा हूं कि आपकी तैयारी का जो क्या है वेपन्स है वो कैसे तैयार करें आप, ठीक है। दूसरी बात है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ने जाएं, ठीक है, तो आप फोकस करें कि आप एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस रहें। अभी बिल्कुल जो है, अब ये नहीं कि पॉलिटी मैंने कहा मार्केट में चल रहा लक्ष्मीकांत, आप क्लास के दौरान देख पा रहे हैं लक्ष्मीकांत पीछे रह जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। लक्ष्मीकांत, ये नहीं कि आज पॉलिटी शुरू हुआ मार्ग दुकान गए वहां पर लक्ष्मीकांत की मोटी सी किताब खरीद कर ले आए, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ यूट्यूब पे मैंने देखा था वो टीचर 6 से 12 तक की बातें तो कर तो रहा था, हमारा टीचर भी एनसीईआरटी भूल गया है। गए दुकान पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट का सभी जो है 6 से लेकर 12 तक का किताब बुक करवाए और रिक्शा पर जो है लादे और उसको जो है अपने घर तक ला रहे हैं। तो इस तरह का माहौल नहीं बनाइएगा आप लोग भी, ठीक है। जो भी टॉपिक चल रहा होगा मैं खुद रेकमेंड करूंगा कौन से क्लास का एनसीईआरटी लेना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है भाई, ये नहीं कि आप अभी जब आप पढ़िएगा तो बोर हो जाइएगा, एनसीईआरटी जब उठाएंगे आप अभी तो बोर हो जाएंगे। इसके पीछे भी कारण है, लक्ष्मीकांत किसी एक व्यक्ति के दिमागों का उपज है, एनसीईआरटी एक दिमागों का उपज नहीं है। आप देखिएगा वहां पर जो है किताब जब ओपन कीजिएगा एनसीईआरटी का तो कई लेखक मिलेंगे वहां पर आपको। एक लेखक, वो लेखक जब किताब लिख रहा है तो वो अपने विद्वता के टॉप लेवल पर है और आप अपने विद्वता के शून्य स्तर पर है। तो जरा सोचिए कि शून्य स्तर से टॉप लेवल पर आना ये कोई आसान काम थोड़ी है, आपको कोई क्लास पास आउट थोड़ी करना है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक यहां पढ़ा दिया जाएगा वो मैं आपको खुद रेकमेंड करूंगा कौन से क्लास में, कौन से क्लास के एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इतना धैर्य आप लोग बनाकर क्लास में रखिएगा, ठीक है। इस रास्ते पे चलिएगा, रास्ता बहुत आसान होगा, नहीं तो फिर पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं शामिल होंगे, ठीक है। आ जाइए हम लोग विषय पर जो है बात कर लेते हैं, इंडियन पॉलिटी। देखिएगा यहाँ पर इंडियन पॉलिटी को लेकर के हम लोग जो है संविधान की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने चलेंगे तो हम लोग संविधान की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। आप सिलेबस में देखिएगा तो सिलेबस में साफ लिखा हुआ है इंडियन या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार। सिलेबस आप देखिएगा, आज जब आप खरीदेंगे सिलेबस को तो आप पाएंगे कि जीएस पेपर सेकंड में जो है आपको ये हेडिंग मिलेगा आपको, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसका साफ मतलब है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है, किसको केंद्र में रख करके, बिहार को रख करके, ठीक है। देखिए सिलेबस तो ये दिया गया है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसकी हिंदी क्या होगी भाई, भारतीय राज व्यवस्था। समझ पा रहे हैं आप, भारतीय राज व्यवस्था। आप 1 बाय 1 करके आइए, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है आज से ही क्लास आरंभ किए होंगे। इन शब्दों में भारतीय, चूंकि वो बचपन से नाम सुनते हैं कि हम भी भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन राज व्यवस्था जो है यह नया शब्द हो सकता है। यह जो शब्द बना है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है आपका राज्य और एक है आपका व्यवस्था, ठीक है। इसी के लिए शब्द प्रयोग में आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, व्यवस्था को ही हिंदी में जो है हम लोग सिस्टम भी कह रहे होते हैं, ठीक है।
हम लोग जो है भले ही अभी आरंभ नहीं किए हैं, लेकिन एक बात तो पता होगा, ये सब से हम लोग रूबरू होते हैं, व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था सबसे। और आपका जिस परिवार में जन्म हुआ है, ये परिवार भी आपका एक क्या है, व्यवस्था ही है। ठीक है, आप जिस स्कूल से पास आउट हैं, ठीक है, वो स्कूल भी आपका क्या है। हम लोग यहाँ पर स्कूल कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में स्कूल कहते हैं। ठीक है, आप जब जाएंगे हरियाणा राजस्थान में, तो यहाँ वहाँ आधा का मैटर हो तो वहाँ आधा चलता ही नहीं है। ठीक है, उन लोग पूरा में विश्वास रखते हैं, वो आधा 100 बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो जिस आप स्कूल से पास किए हैं, वो स्कूल भी आपका एक क्या है, व्यवस्था ही है। और चूंकि आपने बीपीएससी क्रैक करने की जो है आपने लालसा ठानी है, तो जहाँ तक मेरा समझ जा रहा है कि आप बीए या बीएससी तो पास आउट ही होंगे, नहीं भी पास आउट होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप बीएससी में ही होंगे या बीए में होंगे। ठीक है, कुछ लोग जो है एमए भी पास आउट होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेरणा आईएएस में जब आप आए हैं, तो ये प्रेरणा आईएएस भी अपने आप में एक क्या है, व्यवस्था है। ठीक है, इन सभी व्यवस्था में आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ता है? सभी व्यवस्था में कॉमन क्या है आपका? ये सभी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है क्या क्या चीज चाहिए आपको? रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, चाहे जो आपका परिवार है, वो परिवार भी आपका क्या व्यवस्था है, जो रूल एंड रेगुलेशन से संचालित होता है। ठीक है, आप जिस स्कूल से पास आउट हैं, वो स्कूल भी आपका एक व्यवस्था रहा है, उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है रूल रेगुलेशन थे ही। ठीक है, बीए में भी जब गए, वहां भी क्या था, रूल एंड रेगुलेशन था। आप यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी क्या, रूल एंड रेगुलेशन। आपको समय पर आना है, ये क्या आपका रूल है। जब आप क्लास में बैठेंगे तो आप किसी भी अन्य विद्यार्थी से आप गप नहीं करेंगे, ये भी एक क्या है, रूल है। ठीक है, जब आप क्लास में बैठे तो तंबाकू लेकर ना आए, यह भी इसका क्या है, एक रूल ही है। ठीक है, जरा सोचिए कि व्यवस्था की खूबसूरती किस पर टिकी हुई है, व्यवस्था की खूबसूरती किस बात पर टिकी हुई है, रूल एंड रेगुलेशन पर। या सोचिए वो कैसा व्यवस्था होता कि एक ही हुक्का से पिताजी भी हुक्का पी रहे होते और पुत्र भी जो है हुक्का शेयर कर रहा होता। यहाँ शब्द हुक्का थोड़ा सा अटपटा लगता है। आप हरियाणा जब जाएंगे वहां पर हुक्का बहुत नॉर्मल चीज है। वेस्टर्न यूपी भी देखिएगा, वहां भी हुक्का बहुत नॉर्मल चीज है जी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसको भी पीने का कला है। ये बीड़ी सिगरेट पीने वालों से वो हुक्का चल नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास वल्गर वर्ड है, लेकिन क्या किया जाए, है तो व्यवस्था है तो है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई व्यवस्था कितनी खूबसूरत है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का रूल रेगुलेशन कैसा है। ठीक है, मान अगर नहीं होता तो स्कूल भी सही ढंग से संचालित हो नहीं पाती। ठीक है, कॉलेज भी संचालित नहीं हो पा रहा होता, ये कोचिंग भी संचालित नहीं हो पा रहा होता। इसका मतलब व्यवस्था को संचालित करने के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए। अब है कितनी चाहिए। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आज पॉलिटी है, आज आर्टिकल को तहस नहस कर देंगे, तो आप गलत सोच पा रहे हैं। अभी एक दो दिन लगेगा बेसिक ठीक करने में। ठीक है, 1-2 क्लास आपका बेसिक क्लास चलेगा, उसके बाद ही हम लोग जो है आर्टिकल वो शेड्यूल्स वगैरह पे बात हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि कल से गायब वगैरह यार बेसिक हम तो पढ़ने चले हैं, क्या पॉलिटी आर्टिकल चाहिए हमें। ठीक है, ये बेसिक अगर गायब हुआ तो आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अब कितना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन। परिवार में जितनी विविधताएं होंगी उतने प्रकार के क्या होंगे, रूल एंड रेगुलेशन होंगे। विविधता का मतलब समझते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डाइवर्सिटी जिसको आप लोग कह रहे होते हैं। जैसे एक ही घर में कुछ जो है अभी
बेबी बॉर्न जो आपका 1-2 साल के बच्चे हैं, उसी घर में 80 साल का बूढ़ा भी है, ठीक है। कुछ नालायक भी हैं जो अपने एज का लगभग 20-22। अब देखिए वेराइटी, मतलब कितना पीस, वेराइटी है, वेराइटी ऑफ पीसेज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, विविधताएं कहते हैं, ठीक है। आप क्लास के स्तर पर देखिए, कुछ वेराइटीज यहाँ भी कई तरह के पीस हैं, ठीक है। राज्य के स्तर पर भी कई तरह के पीस हैं, देश स्तर तो पीस ही पीस है। इसलिए हम लोग कह बैठते हैं भारत विविधताओं का क्या है, एक देश है, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया जाइए, सब 6 फुट 7 फुट के मिलेंगे। चल जाइए आप नॉर्थ ईस्ट, सब 1.5 फुट के इंसान मिलने लग जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, वेराइटीज है, ये सब क्या है, पीस है। अगर आपको समझ में नहीं आए अगर अधिक विविधता का मतलब, तो क्लास 6 का जो है आप एनसीईआरटी देखिएगा, वहां 2 चैप्टर में समझाया गया है विविधता का मतलब। जाके पढ़ने मत लगिएगा अभी, ठीक है। अब बताइए कि रूल रेगुलेशन बच्चे के लिए भी होगा। अब ऐसा नहीं है कि डायपर आया है तो डायपर सब पे लागू हो गया, सब घर के सब व्यक्ति पहनना शुरू कर दो। अगर हॉर्लिक्स आया है, अब चूंकि हॉर्लिक्स का वैरायटी हो गया है, एक बेबी हॉर्लिक्स है, ठीक है, विभिन्न हॉर्लिक्स भी आ गया है, ठीक है। अब विभिन्न हॉर्लिक्स है तो वो महिलाएं ही पिए तभी जाकर अच्छी व्यवस्था सही से चल पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि रूल रेगुलेशन उतने चाहिए जितना यहाँ पर क्या है, विविधता है। आप देखिएगा कि एक देश का यूनिट क्या हो सकता है, परिवार ही तो है। परिवार से मिलकर क्या बना है, एक गांव बना है, गांव से मिलकर पंचायत बना है, पंचायत से मिलकर ब्लॉक, अनुमंडल, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से राज्य, राज्य से क्या बन गया, आपका देश बन गया। इस देश के लिए अगर हम इकाई शब्द का प्रयोग करें, वो इकाई आपका क्या है, परिवार है। एक परिवार जो है एक नियम कानून से नहीं चल सकता है। क्या सोचिए कि यह इतना बड़ा देश है, यह देश को चलाने के लिए एक नियम कानून चाहिए या कई नियम कानून चाहिए, कई नियम कानून चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ग्रुप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसी को रिवाज है विश्व में, एक प्रचलन चल गया, इसी को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिवाज ही है, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान हुए, उन्होंने जो है कई नियम कानून को जो है समूह के स्तर पर उन्होंने क्या कहा है, संविधान कहा है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, संविधान कहा है। ये बात, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच एनी स्टेट आर रेगुलेट, ठीक है। किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकताएं होती है, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर समझना हो तो हमें क्या पढ़ लेनी चाहिए, संविधान पढ़नी चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बत्ती जली कि जल ही गई, बत्ती जली, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए, ये बताओ भारत की राज्य व्यवस्था, हमें अगर आपको हमारे परिवार की व्यवस्था जाननी है तो हमारे घर का नियम कानून पढ़ना होगा या हमारे पड़ोस का, हमारी घर का, ठीक है। इसका मतलब भारत की राज्य व्यवस्था को अगर जाननी हो तो भारत का संविधान ही पढ़ना होगा। बात समझ पाए आप? अब बड़ी बात है, यह संविधान किसके लिए है? समाज के लिए ही तो है, ठीक है। इसको मिटाएं हम लोग। चलिए, एक व्यक्ति हुए एरिस्टोटल, जिसको हम लोग जो है प्यार से हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। कितने लोग यहां पर हिंदी माध्यम से हैं? इंग्लिश है ही नहीं, चलिए हाँ। अरस्तु, अरस्तु जो है एक बात समझा कर गए थे क्लास 6 में कि मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। क्या है हम लोग? सामाजिक प्राणी है। देखिए, हम लोग एक स्टेज को पार कर चुके हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसको समझने के लिए भारतीय संविधान पढ़ना है। क्योंकि यह संविधान किस पर लागू होता है? हमारे समाज के लिए ही तो है,
ठीक है। तो सबसे पहले आप समाज को समझेंगे तभी तो जाकर के हम संविधान को समझें। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब पहली बात यह है कि समाज को समझने से समाज का मतलब क्या होता है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, ऐसी बातें हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको समझा दूं कि हम क्लास में कुछ भी बातें जो कह रहे होंगे वो हमारी बातें नहीं होंगी, ठीक है। हम किसी और की बात आप तक पहुंचा रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर हम यहां पर एक वर्ड भी लिख रहे हैं, सामाजिक प्राणी है हम सब, तो यह भी हमारी लाइन नहीं है, ठीक है। अरस्तु ने ऐसा कह गया है। अगर आपको इस पर डाउट्स लगे तो आप उनसे ही जो है बहस करें, वो आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। जब आप ऊपर जाएं तो इस आकांक्षा को पाल के रखें, आप वह पूछें उनसे, हमसे ना पूछें, ठीक है। संविधान भी मैंने नहीं लिखा है, भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा ने लिखा है, ठीक है। वो भी व्यक्ति आज जीवित नहीं है। हम उनकी भावना आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका मैसेज हम आप तक पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। अब ये ना पूछे कि सर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स क्यों है। फंडामेंटल राइट्स क्या है ये तो मैं आपको समझाऊंगा, क्यों है फंडामेंटल भाग 3 में। ये बातें उनसे पूछें जो आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। सामाजिक प्राणी, हम सभी सामाजिक प्राणी। तो समाज का मतलब क्या है? क्या हम एक व्यक्ति को समाज कह सकते हैं क्या? मतलब व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप सभी जो बैठे हैं क्लासरूम में, ये एक सभी के सभी क्या है? समाज, ठीक है। लेकिन देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण है। इस परिभाषा से समाज की संपूर्ण व्याख्या हो नहीं जाती है। समाज सोशल फॉर्मेशन का कुछ शर्त भी है। बात को समझ पा रहे हैं आप? समाज की परिभाषा है क्या चीज? व्यक्तियों का समूह। यह एक क्या है? नैरो कंसेप्ट है। यह इसके कुछ क्या है? शर्त भी है। शर्त क्या है? कि यह जो व्यक्ति बैठे हैं इनका क्या होगा? एक साझा उद्देश्य होगा, तभी क्या होंगे? वह समाज कहलाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं? व्यक्तियों का समूह से ही समाज नहीं हो सकता है। व्यक्तियों के समूह में कई लोग ऐसे होंगे, तैयारी करने वाले कुछ ऐसे भी होंगे, आ तो गए यहां पर, कुछ के मन में लालसा यह भी होगी काश सीरियल निकल गया होता तो ये प्रेरणा डेली आने जाने का पेंडा ही छूट गया होता मेरा, ठीक है। कुछ लोग इस मानसिकता से भी आते हैं कि अरे चलो ना, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल तो निकल ही जाएगा ना भाई, बिहार सीजीएल, एडीओ तो निकल ही जाएगा। इसका मतलब बैठे तो सभी हैं लेकिन सबका साझा उद्देश्य है क्या? तो ऐसे व्यक्तियों का समूह समाज का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। तो वह व्यक्तियों का समूह जिनका एक क्या हो? कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, जिसका एक क्या हो? कॉमन पर्पस होना चाहिए, एक साझा उद्देश्य होना चाहिए। वह व्यक्ति जो है किसका निर्माण करता है? ये बताओ, अगर सबका उद्देश्य समान होगा तो बताओ संघर्ष होगा या नहीं होगा? अगर कॉमन, अगर क्या है, सबका ऑब्जेक्टिव्स हैं तो संघर्ष होगा या नहीं होगा? तो समाज का लक्षण है कि समाज में क्या होना चाहिए? संघर्ष भी होना चाहिए। आ रही बात समझ में? दो व्यक्ति ऐसे हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, एक तो हमारे यहाँ ही पीछे हैं महात्मा गांधी, जिनका उद्देश्य था राम राज स्थापित। राम राज का मतलब क्या होता है? संघर्ष रहित या संघर्ष सहित। संघर्ष कहा जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ विद्वान है वो कहते हैं गांधी जो है बहुत ही रोमांटिसिज्म टाइप के व्यक्ति थे वह, ठीक है। देखिए, विचारधारा, दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। तो ये सब बातें समझ में आ रही है या बाउंस मार रहा है? हैं? ऐसी कोई बातें नहीं बताई जा रही है कि जिसका कोई रॉकेट साइंस हो। अगर आप लोग, अगर आपको यह भीतर ये हो कि नहीं यार मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूं, ये पता नहीं क्या हमसे हो भी पाएगा या नहीं, तो मैं आपको समझा दूं कि मैं भी फुल टाइम साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूं,
ठीक है, MSc तक मेरा साइंस ही रहा है, बावजूद इसके पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, तो ये सब विकार को अपने दिमाग से निकाल कर चलें। ठीक है, और देखिएगा यहां पर कोई ऐसी बातें नहीं कही जा रही जो रटना पड़े। क्लास की आरंभ ही कहां से हुई है? समाज पर। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, इसमें कोई डाउट्स है क्या? अरस्तु कह गए हैं व्यक्ति जो है वह समूह में रहना पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति समूह में नहीं है तो या तो वह देव है, नहीं तो वह दानव है। अगर आपको इस पर डाउट लगे तो खुद पर अप्लाई कीजिए कि हम देव हैं या दानव हैं। क्यों? व्यक्ति है, समूह में ही रहेगा वो। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा बताओ, ये सारी बातें जो है कोई क्लास 10th के बाद की चीज तो है नहीं। आप क्लास 6 में जो है आप एनसीईआरटी उठाकर देखिए, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम पहले समाज को समझ लें, क्या होता है समाज। ठीक है, तो समाज का मतलब क्या है? एक नैरो कंसेप्ट जो है वो चलता है कि व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह देते हैं। ये एक नैरो कंसेप्ट है, ये एक प्रथम क्या है उसका शर्त है, लेकिन यह अंतिम शर्त नहीं हो सकता है। क्यों? समाज हम उसको कहते हैं जिस क्या हो, व्यक्ति का समूह तो हो ही, साथ ही साथ साझा उद्देश्य होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होगा तभी तो जाकर संघर्ष होगा। इसलिए मैं यहां से एक मैसेज यह भी निकलता है, क्या चीज? कि दोस्ती पर ज्यादा भरोसा ना करें। जो आपका दोस्त है वही आपका कंपटीटर है, जो आपका दोस्त है वही आपका क्या है? कंपटीटर है। उसी को पीछे करके आपको आगे बढ़ना है। बात समझ पा रहे हैं? अब ऐसा नहीं दिल में पाल लीजिए कि नहीं नहीं, अगर एक ही पोस्ट हो, 2 ऑप्शन मिले, एक पोस्ट है 2 व्यक्ति हैं, तो हम तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। नहीं, ये सबसे पहला बेवकूफी होगा। आप जिस एज से क्रॉस कर रहे हैं यह एज बहुत आदर्शवादी है। यह जो एज है बहुत आदर्श टाइप का, आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, एक बार मैं SDM बन जाऊं, मैं समाज को सुधार दूंगा, ये धर्म जाति कास्ट फास्ट सबको मिटाकर हटा देंगे। अगर ऐसा विचार दिमाग में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप आदर्शवादी व्यक्ति, आप ठीक जो कभी गांधी थे वही विचार आप भी अपने मन में ला रहे हैं। यह क्या है? आदर्शवादी कंसेप्ट है, यह एक आइडियोलॉजिकल, यह क्या है? एक आइडियल कंसेप्ट है। इससे प्रशासन नहीं चलता है। इसी को कहा, ऐसे ही विचार को कहा गया रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हुए, एक कौन? मिस्टर गांधी, एक व्यक्ति और थे कार्ल मार्क्स। वह भी चाहता था कि व्यक्ति समाज में क्या नहीं होना चाहिए? संघर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आज तक राम राज स्थापित हो पाया? नहीं। क्यों? समाज का मतलब ही क्या है? समाज का मतलब ही क्या है? साझा उद्देश्य और संघर्ष। आई बात समझ में? हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? 2 शब्द है। ठीक है, ये बताओ, एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ जमाना का मतलब समझ रहे हैं आप? समाज की बात कर रहा हूं मैं। हमसे जमाना या जमाने से हम? ये बताओ, जमाने से अगर हम होते, जमाने से, तो सोचिए ये जमाना ही आप पर कंट्रोल कर रहा होता। जमाना डिसाइड करता कि आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे। जमाना यह जो है समाज तय कर रहा होता कि आपकी फूड हैबिट क्या होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? यह समाज आप पर कंट्रोल कर रहा होता। आज का कंसेप्ट क्या है? हम आज क्या कहते हैं? हमसे जमाना या जमाने से हम? ये बताओ, सलमान खान का उद्देश्य क्या है? वो क्या सोचते हैं? जमाने से सलमान खान या सलमान खान से जमाना चल रहा है? उर्फी जावेद, ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? जमाने से समाज या समाज से जमाना है। आप देखेंगे व्यक्ति और समाज के बीच में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? ये संघर्ष में क्या राजा राम मोहन राय भूमिका नहीं निभाए? सती प्रथा क्या था? ये किसने लाया? यह समाज का ही तो एलिमेंट था। कहा जाता है व्यक्ति और समाज के बीच में क्या चल रहा है? संघर्ष। क्यों? समाज कंट्रोल करना चाहता है किसको? व्यक्ति को।
ठीक है, और व्यक्ति किसको चैलेंज कर रहा होता है? जैसे आपके मन में विचार आता है कि एक बार एसडीएम बन तो जाए, उसके बाद राम राज स्थापित कर देंगे, ये जात ये पात को सबको हटाकर फेंक देंगे। ठीक है, ये बताओ। अच्छा, मैं आपको समझा दूं, क्लास की बात क्लास में ही रखिएगा, ये नहीं कि घर जाकर बाबूजी को समझाने लग जाएं कि हमसे जमाना ठीक है, हो सकता है लट भी पड़ जाए। ठीक है, पता नहीं कहाँ से पढ़कर आ गया यार ये। तो क्लास की बात क्लास में और फिर एग्जाम में ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये संघर्ष का ही क्या रहा है, परिणाम रहा है कि हमारे समाज में कितने रेडिकल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सती प्रथा आज है क्या? क्या विधवा विवाह आज, दास प्रथा आज है? बताओ ये सब अच्छी चीज है या नहीं है ना आज? अच्छा, आप जिस एज में है क्या लगता है, ये जात पात आपको अच्छा लगता है? आप क्या चाहते हो, एसडीएम बन के सबको समाप्त करना? ये बताओ, ये सब अभी जिस एज में है ये सब क्या लग, पॉजिटिव चेंजेस ही तो कब आ रहा है, जब आप समाज से लड़ रहे हैं तभी तो। क्यों, समाज में क्या है, समाज में क्या है, संघर्ष है। अब बड़ी बात ये है, ये संघर्ष में, ये बताओ क्रिकेट में प्लेयर और अंपायर के बीच में संघर्ष है या नहीं? ये बताओ, बॉलर बैट्समैन में जब संघर्ष होता है तो डिसीजन किसका होता है? अंपायर का। ये बताओ, अगर यहाँ पर अंपायर ना होता तो हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर रहता या बिगड़ जाता? बिगड़ जाता ना। कोई ऐसा अंपायर होने चाहिए ना। ठीक है, हमारे यहाँ भी अंपायर हैं, उसी अंपायर को क्या कहा गया है भाई? राज कहा गया। क्या कहा गया है? राज कहा गया है। ये अंपायर ही है। देखिएगा, व्यक्ति एंड समाज के बीच में यह अंपायर की भूमिका निभाते हैं। यह राज ही है जो हमें निजता का अधिकार देता है। राज ही तो है जो क्या किया, यह विधि बना करके हमें हमारा अधिकार दिया कि तुम अपना मोबाइल बावजूद छुपाकर रख सकते हो, तुम गैलरी हाइड कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारा जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं कौन सा ग्राम है जो जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। कौन दे रहा है यह अधिकार? राज ही तो दे रहा है। क्यों? संघर्ष था किसमें? हमारे और जमाने में, समाज हमारे और बाबूजी, माताजी, ताऊ। ठीक है, संघर्ष ही तो था। ठीक है, इस संघर्ष में अंपायर की भूमिका कौन निभा गया? राज। क्यों? राज ने कह दिया, ए बाबूजी आप इसका मोबाइल छू नहीं सकते, निजता का अधिकार। इसका मतलब अब किसको समझना है, राज्य या समाज या राज्य को? देख रहे हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पहले किसको समझे हम? समाज को। अब कहां चले गए हम? राज्य पर। ठीक, अब देखिए राज्य का क्या मतलब है। दो बातें हैं, आप समझिए। अभी जो आप जिसको राज्य कह रहे हैं, जैसे मान लिया जाए बिहार है, यूपी है, ये सब अभी आप क्या बोले, सब राज्य हैं। ठीक है, लेकिन आप जब आइएगा थ्योरी पर तो आप पाएंगे ये सब स्टेट ना होकर के ये सब क्या है, ये सब जो है प्रांत हैं, प्रोविंस हैं ये सब। ठीक है, और ऐसी बातें भी मैं नहीं कर रहा। एक व्यक्ति हुए यूएसए के, जिसका नाम है मिस्टर गार्नर नाम है, उनकी मम्मी रखी। तब सुनकर इतना सरप्राइज मत हो जाओ ठीक है, जिस प्रकार आपका भी नाम है पिंटू, सोनू, मोनू। ठीक है, उसी प्रकार जो है इतने उसकी मम्मी प्यार से नाम रखी है, क्या? मिस्टर गार्नर। ठीक है, मिस्टर गार्नर ने थ्योरी दिया था ऑन स्टेट पर। कहता है कि जिसके पास 4 एलिमेंट्स हों, विच हैव 4 एलिमेंट्स, जस्ट लाइक अ ह्यूज लैंड एरिया, मतलब बोले तो एक बड़ा क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, पीछे की बात को भूल नहीं जाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा समाज और राज्य में जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि बूंद बूंद से क्या भरता है। हो सकता है आपको आज की क्लास थोड़ा सा क्या लगे, बाउंस टाइप का लगे, नहीं यार वो तो कितना अच्छा आर्टिकल पढ़ाता है यूट्यूब पर। आप आर्टिकल ही पढ़ते रह जाएंगे फिर जीवन भर। ठीक है,
और एक बात अगर एक बात ध्यान रखें, एक बार अगर आप क्लास अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप देकर क्वालिफाई कर सकते हो। जब डीपीएसपी पढ़ा रहे थे तो मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन लेवल को देखिए कैसा स्टेटमेंट क्या है आर्टिकल का, कि न्यूट्रिशन लेवल को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल। लेकिन जब क्लास चल रही थी तो मैंने समझाया था क्या चीज, कि यह मिड डे मील भी वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 का ही क्या है, एग्जाम्पल है, कि बच्चा का मतलब क्या, एजुकेशन ग्राफ भी बढ़ेगा, न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? एसआई में जाकर सवाल ठीक और ठीक यही पूछ लिया था, वह स्टेटमेंट नहीं पूछा, किसका, आर्टिकल का। आप आर्टिकल रट के भी क्या कर लोगे बताओ, जब तक आप किसी भी अनुच्छेद की व्यवहारिक पहलू को समझ नहीं पाओगे। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए कुछ फंडामेंटल चीज तो आपको पता ही होना चाहिए ना। आप भारतीय राज्य, आप एसडीएम बनने जा रहे हो, राज्य के बारे में नहीं पता है आपको, समाज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो ये और फंडामेंटल चीज की कमी होने की वजह से ही आप मेंस में आपका जो है वो पेन रुकने लग जाता है। समझ पा रहे हैं आप? आइए देखते हैं कि विच हैव अ ह्यूज लैंड एरिया, मतलब एक क्या होना चाहिए, बड़ा भूभाग होना चाहिए। ये बड़ा भूभाग पर एक क्या होनी चाहिए, एक भारी जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भारी जनसंख्या। भारी का मतलब क्या, हेल्दी लोग, या फिर नंबर्स ऑफ पीपल जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, डेंस पॉपुलेशन होना चाहिए, भारी जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद कहता है इस जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए, जनसंख्या मतलब नंबर ऑफ पीपल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, एक क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरकार, गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और ये गवर्नमेंट्स जो है सॉवरेंट होनी चाहिए। सॉवरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रभु होने चाहिए। ठीक है, बताओ आप लोग संप्रभु हैं? नहीं। कैसे हम माने कि संप्रभु क्या है? जैसे मान लिया जाए, यहां पर मैं समझाऊं आपको कि यह एक क्या है, राज्य है। ठीक, इसमें क्या भी होगा, सरकार भी होगा। ठीक है, इसमें देखिए कई तरह के समाज क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। कई तरह के जो है समाज इसमें बबल्स होंगे। ठीक है, जिनका एक साझा उद्देश्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि राज्य के साथ कुछ अन्य देश भी होते हैं। ठीक है, तब देखिएगा सरकार जो होगा किसी राज्य के सभी समाजों में वो क्या होगा, सबसे ऊपर होगा वो। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मान लो ये यूएसए है, ये मान लो यूके मान लेते हैं, यह सरकार जो है बाहर से नियंत्रण भी नहीं हो रहा है, बाहर से नियंत्रित नहीं हो रहा हो। इसको आप एक लाइन में क्या कह सकते हो कि सरकार तब संप्रभु होगा जब वो आंतरिक मामले में क्या, कैसा, सीमित या असीमित, सभी समाज में क्या है, या सबसे सुप्रीम है। इसका मतलब आंतरिक मामलों में क्या है, या सीमित है या असीमित है, या असीमित है। साथ ही साथ बाह्य दृष्टि से वह क्या है, वह निर्णय लेने में क्या भी है, वह स्वतंत्र भी है, बाहर से नियंत्रित भी नहीं हो रहा है। तब सरकार क्या होता है, संप्रभु कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में क्या कैसे कह दें, वह सरकार संप्रभु होता है जो आंतरिक और बाह्य मामले में क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है, निर्णय लेने में क्या होता है। ये बताओ, घर में आज हलवा बनना चाहिए, इस पर फाइनल डिसीजन किसका होता है, आपका या मम्मी या पापा का? इसका मतलब हेड ऑफ दी कौन है आपके घर में, जो हेड ऑफ दी क्या होंगे, परिवार के जो हेड है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप आंतरिक मामले में भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है। परिवार का रिलेशन अन्य परिवारों से कैसा होगा, यह भी डिसीजन आप नहीं लेते, कौन लेते हैं, या परिवार के प्रमुख लेते हैं। ठीक है, ये बताओ बिहार में शराबबंदी होने चाहिए, ठीक है, इसका निर्णय कौन ले रहे हैं, बिहार सरकार। लेकिन यूपी में भी शराबबंदी होनी चाहिए, क्या बिहार सरकार डिसीजन ले सकता है क्या? इसका मतलब बिहार सरकार जो है वह सिर्फ आंतरिक मामले में भी क्या है, वह
स्वतंत्र है, बाह्य मामले में वो स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब बिहार सरकार संप्रभु नहीं है। इसलिए डाउट्स जब होता है तो इस थ्योरी को हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। बिहार में तो बड़ा भूभाग है या नहीं, जनसंख्या सरकार नहीं है, लेकिन सरकार क्या नहीं है, सरकार संप्रभु नहीं है। क्यों? शराबबंदी होगा तो सिर्फ बिहार में हो सकता है, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में नहीं हो सकता है। तो बताओ बिहार, बताओ राज्य है, तो बताओ बिहार जो है परिभाषा के अनुसार राज्य हुआ क्या? नहीं। अब जो है विद्वान ने क्या देखा कि भाई जिसे हम राज्य कह वो राज्य तो निकला ही नहीं, तो चेकआउट किया किस पर? हुआ भारत पर। बड़ा भूभाग, आ रही बात समझ में? जनसंख्या तो कुछ, हम विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं, ठीक है। सरकार विष्णु के 10वें अवतार है, ठीक है। और बताओ यह विष्णु के 10वें अवतार आंतरिक मामले में भी क्या है? वह स्वतंत्र है, और बाह्य मामले में भी क्या है? वह स्वतंत्र है, ठीक है। रूस यूक्रेन के मैटर पर हमारा स्टैंड क्या होगा, यह तय करने वाला अमेरिका होता है या मी, ठीक है। इसका मतलब जो केंद्र में बैठा है वही सबसे बड़ा बॉस बैठा है। इसका मतलब परिभाषा के अनुसार जिसे हम देश कहते हैं वो क्या निकला? राज्य निकला, ठीक है। और जिसे हम राज्य कह रहे थे वो बाय थ्योरी क्या निकला? वो प्रांत निकला हुआ। अब देखिए बात कहाँ था, बात था जब संविधान पे, जब संविधान लिखा जा रहा था, ठीक है, तो वह देश को देश नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। क्या लिखा? आर्टिकल पहला ही, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, वो देश नहीं कहता है। आ रही बात समझ में? ताकत किस में है, समाज में या राज्य में? ताकत किस में है, प्लेयर में या अंपायर में, ठीक है। इसका मतलब अच्छा बताओ, तो फिर यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा या नहीं होगा? राज्य है और एक तरफ क्या है आपका? समाज है। थ्योरी के अनुसार आप जब देखिएगा कि राज्य जो है, राज्य का एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, राज्य का एक क्या है? इसका मतलब स्टेट इज अ ज्योग्राफिकल, या हम कह सकते हैं स्टेट हैज अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? राज्य के पास एक भौगोलिक क्या है? इसका एक पहचान होता है, जबकि समाज में भौगोलिक पहचान, यहां पर जितने विद्यार्थी बैठे हैं इनका साझा उद्देश्य तो है, लेकिन यह एक साथ ही रहते हैं ऐसी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग होंगे जो खरंजा रोड में रह रहे होंगे, कुछ लोग बोरिंग रोड में रह रहे हैं, कुछ लोग कंकरबाग रह रहे होंगे। इसका मतलब इन लोगों के लिए कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनके पास कैसी भावना, यह एक मनोवैज्ञानिक है, यह एक क्या है? भावनात्मक विचार है। समाज एक क्या है? भावनात्मक विचार है, जबकि राज्य एक क्या है? भौगोलिक विचार है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज और देखिएगा कि जो राज्य है उसके पास सिर्फ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ही नहीं है, उसके पास पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। वो एक क्या है? राजनीतिक संस्था भी है। कौन? राज्य। क्यों? अंपायर ही तो रेगुलेशन का काम कर रहा है। हमारे यहाँ शासन का रेगुलेशन भी कौन करेगा? राज्य ही तो कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब राज्य एक सिर्फ भौगोलिक पहचान लिए बैठा ही नहीं है, राज्य एक राजनीतिक पहचान लिए बैठा भी है, ठीक है। और देखिएगा समाज और राज्य दोनों में कौन, अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए कि समाज बड़ा या राज्य बड़ा, समाज बड़ा या, अब देखिएगा समाज से ही किसका निर्माण हो रहा है? राज्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन राज्य जब कोई कानून बनाता है उसी कानून से कौन संचालित हो रहा होता है? समाज संचालित हो रहा होता है। इसका मतलब मैन समाज ने अपनी शक्ति कहां सौंपा है? राज्य में। आ रही बात समझ में? तो ताकत के स्तर पर अगर बात किया जाए पावर किस में है, तो पावर राजनीतिक रूप से शक्ति का समूह भी कहा जाता है। कौन? बताओ, राज्य को लेकर के बातें स्पष्ट हुई। राज्य क्या है? क्या हम कह सकते हैं विच हैव 4 एलिमेंट्स जस्ट लाइक अ ह्यूज लैंड एरिया, अ ह्यूज पॉपुलेशन,
गवर्नमेंट्स एंड दैट गवर्नमेंट्स आर सॉवरेन। ठीक है, एक बड़ा भूभाग होना चाहिए, भारी जनसंख्या होनी चाहिए, उस भारी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और वह सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य को लेकर और हम क्या कह सकते हैं, राज्य एक क्या है, भौगोलिक विचार पर आधारित है। राज्य एक क्या है, राजनैतिक पहचान है। राज्य एक क्या है, शक्तियों का समूह भी होता है। राज्य एक क्या है, शक्ति का एक केंद्र भी है। कौन, राज्य। अब ये बताओ, जब हम गलती करते तो कुटता कौन है, फिर हमें कुटता नहीं है, राज्य हमें कुटता नहीं है। एक बार एक्सीडेंट हुआ, भरदम कुट दिया, किसी का पॉकेट मार लिए, थाने में कुटा गए। ओ माय गॉड, मतलब ताकत दिए हम राज्य को और राज्य हमें ही कुट रहा है। ठीक है, तो फिर हम ऐसे समाज में रहें या ये समाज को छोड़ चले हम। लेकिन पता हम कुटाते भी हैं किससे, राज्य से। लेकिन जब 15 अगस्त एंड 26 जनवरी आता है तो हम क्या कहते हैं, इस मिट्टी में मिल जावा, इस मिट्टी में क्या हो जावा, मिल जावा। ओ माय गॉड, या देखिए ये एक कौन सी पावर है फिर। ठीक है, ये बताओ, राज शक्ति का केंद्र तो है, राज हमें कुटती है, तो बताओ नफरत फैलता है या नहीं। हम नफरत के साथ किसी व्यक्ति के साथ कितने दिन तक रह सकते हैं, नफरत लिए 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल, क्या हम आजीवन रह सकते हैं। लेकिन अगर प्रेम हो तो कई वर्षों तक हम साथ रह सकते हैं। ठीक है, कई वर्षों तक हम साथ रह सकते हैं। बताओ तो ये बंगाल चाहे तो क्या भारत से अलग हो सकता है। ये बताओ, भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हम बिहारी, यूपी, बंगाली अलग अलग होते हैं या सभी मिलकर गीत गाते हैं, इस मिट्टी में मिल जाओ। ठीक है, यह क्या है, यह क्या है। यहां से देखिए एक नया कंसेप्ट निकलता है। कौन सा कंसेप्ट, नेशन का। किसका निकलता है यहां से, राष्ट्र का। ठीक है, राष्ट्र का मतलब क्या होता है बताओ। राष्ट्र क्या समाज से नहीं बनता है, राष्ट्र भी किससे बना है। ठीक है, तो राज्य में भी व्यक्तियों का समूह है, राष्ट्र में भी क्या है, व्यक्तियों का समूह है। उसमें किसकी भावना होती है, हम की भावना होती है। किसकी भावना होती है, प्रस्तावना। आप एनसीईआरटी किताब उठाइएगा, वहां भी प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना का आरंभ ही किस लाइन से होता है, हम भारत के लोग एंड भारत को एक। ठीक है, तो जिस व्यक्तियों का समूह जिसमें किसकी भावना हो, हम की भावना हो, वह व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाएगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पर संघर्ष। ये बताओ, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हम बिहारी बंगाली मिलकर लड़ते हैं या दोनों मिलकर के झंडा खड़ा करते हैं, झंडा लहराते हैं हम। तो बताओ, यहाँ पर कुटाई की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए बताओ इसमें क्या लिखा गया है प्रस्तावना में, भारत को एक और अखंड बनाए रखना है। तो यह भूमिका जो है, यह जो भावना है, हम की भावना है। यह इसमें किसकी भावना है, हम की भावना है। उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो भारत को क्या हम नेशन स्टेट नहीं कह सकते हैं, भारत को हम क्या नेशन स्टेट नहीं कह सकते हैं। नेशन, भारत एक क्या है, नेशन स्टेट है। भारत राज्य भी है, भारत एक क्या भी है, राष्ट्र भी है। क्या कन्नड़, क्या तमिल, क्या बिहारी, क्या यूपी, क्या पंजाबी, हम सभी एक क्या हैं, एक हैं। वो पहचान आपका क्या है, भारतीय पहचान है। ये बातें समझ में आई या नहीं आई। अब जरा देखिए कि मैदान में 2 लोग हैं, एक है प्लेयर और एक है क्या आपका अंपायर। क्या अंपायर के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि बल्लेबाज अगर आउट ना भी हो तो भी वह जबरदस्ती आउट दे सकता है। क्या अंपायर के लिए भी कोई रूल नहीं है। जो राज्य हम पे शासन करती है उसके लिए भी क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं। और हमारे लिए भी क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं। इसका मतलब इस देश में बॉस कौन है, राज्य या संविधान। अरे बस समझ में, इस देश में सर्वोच्च कौन है बताओ। तुमसे कभी ऑप्शन पूछ लिया कि इस देश का सर्वोच्च संस्था क्या है आपका, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री या संविधान। क्यों, सब कोई किसके नीचे हैं,
संविधान के नीचे ही है। कई बार यूपीएससी में पीटी में सवाल पूछा जा चुका है। अब आपको लगा इतना आसान सवाल है, ठीक है, हाँ इतना ही आसान सवाल पूछा जाता है। यह आसान तब लगता है जब हम किसी भी विषय पर गहन अध्ययन कर लेते हैं, तब जाकर के ऐसे सवाल जो है आसान लगने लगता है। अभी तक पढ़ने के दौरान आप ये समझ पाए होंगे कि मैं सबसे स्लो व्यक्ति हूँ, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। और यहाँ भी पाएंगे, हो सकता है कि दिन का बहुत उत्तेजना में होंगे आज, तो आप शायद उस दिन बहुत बोर फील करेंगे क्लास में, ठीक है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्लो मोशन, असनही असनही, चरी व्यक्ति जो है, हाँ ये गारंटी है कि 25 से लगभग 25, 27, 28 क्लास में आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर तुमको सिर्फ आर्टिकल ही पढ़ाए, 25 क्लास में समाप्ति करने के बावजूद तुमको फिर पढ़ना ही पड़े, तो जीवन में कई दिन एक्स्ट्रा समय होगा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा लग जाएगा। हम तुम्हारे लाइफ का 4 दिन एक्स्ट्रा ले ही लिए और उसके बाद तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा हो, तो कौन सा बिजनेस अच्छा है? इधर 4 दिन तेजी से भगाएं या उधर 4 दिन? इधर 4 दिन लग जाए वो ज़्यादा अच्छा है। आ रही बात समझ में? संविधान का महत्व समझ में आया, समाज का मतलब समझ में आया। ये बताओ, लोकतंत्र एंड गणतंत्र का मतलब समझते हैं? कल हम लोग कौन सा दिवस मनाए, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस? क्यों अलग अलग बातें कही? हम झंडा ही तो फहराते हैं। आप देखिएगा 15 अगस्त में भी क्या होता है, झंडोत्तोलन होता है, ठीक है। 26 जनवरी में भी क्या हो रहा है, एक जगह हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस, और एक जगह हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। कल जो दिवस मनाया गया कौन सा डेट था, 26 जनवरी। ये कब मनाते हैं हम, 15 अगस्त। ये तो समझ में आता है, स्वतंत्र इसी दिन हम क्या हो गए थे, अंग्रेज से आजाद हो गए थे, ठीक है। आजाद मतलब स्वतंत्रता, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को फिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं जी? इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ, इसलिए जो है हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बिल्कुल आप यूट्यूब, इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब से बच के रहें आप, ठीक है। आप भाषण देखिएगा, इसी दिन मेरा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल जो है, इस तरह की भाषा अच्छा लगता है, लेकिन यह बाई थ्योरेटिक क्या है, यह गलत है, ठीक है। देखिए 2 शब्द हैं, मैंने पहले कहा 1-2 क्लास आपका बेसिक ही चलेगा, ठीक है। 2 शब्द है, एक शब्द है आपका लोकतंत्र और एक शब्द है आपका गणतंत्र, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस स्टेट का, या हम कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट, जिस राज्य का हेड ऑफ द स्टेट मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्टेड, मतलब क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, निर्वाचित हो। जिस राज्य का उच्चतम पद क्या होता हो, निर्वाचित होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र। बोले तो क्या बोलते हैं हम, रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, रिपब्लिक। आगे बात समझ में? तो हमारा जो राष्ट्रपति कौन, जो फर्स्ट जो क्या थे राष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वह संविधान सभा के द्वारा क्या कर लिए गए थे, चुन लिए गए थे। वह इस तिथि से ही क्या हो गया, हुआ राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग गए। और राजेंद्र प्रसाद जो है वह वंशावली उनका नहीं आया है, उनको संविधान सभा के सदस्य ने क्या करा, इलेक्ट करा है, ठीक है। तो हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा देश का सर्वोच्च पद कौन, राष्ट्रपति, जो क्या हुआ था, इलेक्टेड, जो उस दिन से संचालित हो गया। किस दिन से, 26 जनवरी 1950 से। इसलिए हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आ रही बात समझ में? संविधान लागू हुआ इसलिए गणतंत्र नहीं, संविधान को इनैक्ट कर लिया गया, इट इज नॉट अ सिंबल ऑफ रिपब्लिक।